नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक कुमार द्विवेदी और झाबुआ पोस्ट में आपका स्वागत करता हूं। 23 अप्रैल हो गई है। आज कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं कांतिलाल भूरिया, उन्होंने अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर दिया है। लेकिन आज हम आपको एक और जो प्रत्याशी हैं झाबुआ में इस लोकसभा क्षेत्र से, उनसे मिलाने जा रहे हैं और वे बड़े उम्मीदवार हैं इस लोकसभा चुनाव में, जिससे त्रिकोणीय संघर्ष झाबुआ लोकसभा में दिखाई दे रहा है। हमारे बीच हैं जयेश से कमलेश्वर जी डोडिया, जिनका परिचय मैं इस प्रकार कराता हूं कि ये सेलाना विधानसभा से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी निर्दलीय खड़े हुए थे और 19,000 के लगभग वोट इन्हें प्राप्त हुए थे। एक बार फिर इन्होंने जयेश का प्रत्याशी बने हैं लोकसभा के अंदर और अब कांग्रेस और भाजपा दोनों को चुनौती दे रहे हैं। यह चुनौती कितनी रहेगी यह 23 तारीख को पता लगेगा। लेकिन हम बात करते हैं उनसे कि जयेश जो है एक जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन है और वो आदिवासियों का पैरोकार माना गया है और इसी को लेकर वे आदिवासियों की बात करते हैं और आदिवासी को विकास की बात के ऊपर ले जा रहे हैं मुद्दे को। अब हम बात करते हैं कमलेश्वर जी, जैसे आपका बहुत स्वागत है झाबुआ पोस्ट। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ी उम्मीद के साथ आप उतरे हैं। विधानसभा में आप उतरे थे, अब लोकसभा में फिर आपने ताल ठोकी। निश्चित ही सर। क्या मुद्दे रहेंगे जयेश के? मुद्दे सर, हम लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं जयेश के बैनर तले संविधान की 5वीं अनुसूची, और देश आज़ाद हुए लगभग दशकों हो गए, मतलब कि 70-75 साल होने वाले हैं। अभी तक आदिवासियों की स्थिति में ज़्यादा बदलाव नहीं आया, सुधार नहीं आया। आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं और शैक्षणिक तौर पर भी बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है समाज के अंदर में। मैं सामाजिक मुद्दे की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं कि संविधान की 5वीं अनुसूची इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट पर कोई भी इस पर फोकस नहीं कर रहा। और पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर में कांग्रेस ने हाँ करके फिर ना कर दिया। मतलब कैसे कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर में कहा था कि हम बहुत जल्दी संविधान की 5वीं अनुसूची आदिवासियों के हितों में इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ। आज दिन तक वो इम्प्लीमेंट नहीं किया, कोई भी नाम। दीपक बावरिया झाबुआ आए थे, उन्होंने बोला था हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सब लोगों ने कहा था। वो ये कि ये अभी तक आदिवासियों को गुमराह करते आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, सभी पार्टी के लोग, कोई भी अभी तक आदिवासियों के हित से हुआ नहीं है। तो कांग्रेस बहुत लंबे समय से सत्ता में रही है और ये ज़्यादातर आदिवासियों को गुमराह करके रखते आए हैं। अब आदिवासी लोग जाग चुका है, मतलब सावधान हो चुका है, जानकार हो गया है कि सही क्या है गलत क्या है, उस पर फैसले लेने में सक्षम हो गया है। देखिए, 40 साल से सांसद है कांतिलाल भूरिया। वो तो बोलते हैं हमने आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ी है, दिल्ली में लड़ी है, भोपाल में लड़ी है, झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम में विकास का बड़ा रोल मॉडल खड़ा किया है। उनके हिसाब से हो सकता है वो बहुत बड़े नेता हो, उनने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया होगा। लेकिन आप और हम सब जब झाबुआ के अंदर देखते हैं, झाबुआ मतलब कि झाबुआ के आसपास के गांव, पेटलावत के आसपास के गांव, थांदला के आसपास के गांव और भी तमाम तरह जगह पर, राणापुर है, रामा है, आसपास के गांव, वहाँ पर लोगों को कैसे जीना चाहिए वो तक नहीं पता है। गरीबी इतनी ज़्यादा है कि वो कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। एक ही यूनिफॉर्म के अंदर में एक ही प्रकार के कपड़े पहनकर मजदूरी करने जाना है, एक ही प्रकार के कपड़े पहनकर शादी ब्याह में जाना, इतनी गरीबी है। खाने के लिए लोगों के पास में चीज़ें नहीं हैं, खाने का अरेंजमेंट करने के लिए लोग बाहर पलायन पर मजदूरी करने जाते हैं। तो कौन सा डेवलपमेंट किया और ये नेता बनकर किया क्या इन्होंने? अच्छा, बड़ा लंबा लोकसभा क्षेत्र है, सेलाना से लगाकर माही से मथुआड़ ऐसा कहा जाता है। निश्चित। और दोनों प्रत्याशी जो भाजपा कांग्रेस के हैं, आर्थिक रूप से हैं, बोलेरो हैं, किसी का पेजारो है, कि फॉर्च्यूनर से प्रचार करेंगे। ऐसे में आप अभी रतलाम से मोटरसाइकिल से आए हैं, तो कैसे इसको इतने बड़े लोकसभा क्षेत्र को मेंटेन करेंगे? सेल्फ कॉन्फिडेंस का है, मोटिवेशन, हम अपने आप मोटिवेटेड, हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस हम में है, हम निश्चित तौर पर इनको पटका नहीं देंगे। तो पिछले चुनावों के अंदर भी हम लोग बीजेपी के ख़िलाफ़ बहुत आक्रोश था, तो हमने उसका दिया था, जवाब दिया था बीजेपी को, और यहाँ पर भी हमारे सामने था, तो परिणाम सामने हैं। और कुछ लोगों को गुमराह कर दिया गया कि जयेश कांग्रेस के साथ में हो गया, तो हुआ भी था साथ में, लेकिन वो सब चीज़ें बनी नहीं हैं। उनने जो नेगोशिएशन में जो बातें कही वही भी नहीं हुई, और गुमराह करते रहे कि इतनी जयेश को इतने टिकट पर हम लोग चुनाव लड़वाएंगे, इसलिए लोग थोड़े से झांसा में आ गए थे। और इस बार लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों हमारे टारगेट में है सर जी। दोनों से मुकाबला है। बीजेपी को हमारे सामने रेस में हम लोग मान नहीं रहे, कंपटीशन में बीजेपी को मान नहीं रहे हम लोग। कांग्रेस हमारे सामने है और हम लोग सीधे कांग्रेस को टक्कर मारेंगे, कांग्रेस को ध्वस्त करेंगे। अच्छा, आज बाला बच्चन जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने बोला है कि, और जीतू पटवारी जी भी यहाँ आए थे, उन्होंने बोला है कि जयेश के लिए जो आदिवासियों के लिए जो काम किया है वो सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी ने किया है और खड़ा होने का कोई विकल्प नहीं है और जनता बता देगी, जवाब दे देगी। इसका क्या मायने, क्या जनता जवाब दे देगी? मतलब कि वो अपने आप इतना कॉन्फिडेंट है कि जनता हमें ही मैंडेट देगी या सपोर्ट करेगी, तो वो खुद के उनके परिवार से ही वहाँ उनके मतलब संसदीय क्षेत्र के अंदर में कांग्रेस के टिकट पर लड़ने को तैयार हो रहे थे, तो फिर पैर क्यों खींचा, पीछे क्यों हटे वो?
अच्छा, बाला बच्चा। बाहर से सिर्फ ये कह रहे हैं कि जनता हमें मैंडेट देगी, लेकिन ऐसा है नहीं। उन्हें खुद पता है जनता अभी इस बार मैंडेट नहीं देगी, इसलिए वो खुद पैर उन्होंने पीछे खींचा। वो खुद लड़ना चाह रहे थे, उनकी फैमिली से लोकसभा कॉन्टेस्ट करना चाह रहे थे। दूसरी बात करते हैं तो स्वतंत्रता के बाद से यहाँ पर कई पार्टियों ने राज किया है। हाँ, बीजेपी, कांग्रेस में ली है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने भी किया है। लेकिन आदिवासियों का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो आपको कितना लगता है? और अगर जयेश को मौका मिलता है तो जयेश कैसे डेवलपमेंट करेगा? कोई ऐसा रोल प्लान आपके दिमाग में? पहली बात तो डेवलपमेंट कितना हुआ इस पर जरा डिस्कशन कर लेते हैं। डेवलपमेंट हुआ है मतलब कि इलाके के अंदर में सड़कें वगैरह ठीक ठीक बनी हैं। वो इसलिए कि इन लोगों से कनेक्शन स्थापित हो सके, इस गांव से उस गांव उनको जाकर के गुमराह कर दिया जाए, इनकी फॉर्च्यून्स रोड के ऊपर चल जाए, अच्छी अच्छी गाड़ियां रोड पर चले, इसलिए इन लोगों ने रोड बनाई। जी, राइट। लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, मटके लेकर के 1-1, 2-2 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है। किसको डेवलपमेंट कहते हैं? जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा, उसी के घर से गवर्नमेंट जॉब्स में जा रहे हैं, प्राइवेट जॉब्स में। जैसे मान लीजिए कि डामोर साहब है, गुमान सिंह जी डामोर, वो ठीक ठाक है आर्थिक मामले में, तो उनके घर से फटाफट जॉब्स के अंदर चले जाएंगे। जो गरीब व्यक्ति है, जिसके पास में पहनने के लिए ठीक से कपड़े नहीं है, नहाने धोने के लिए उनके पास में पानी नहीं है, साबुन नहीं है, ऐसे लोगों के ऊपर आज तक किसी ने वर्क नहीं किया है। तो मुझे नहीं लगता कि डेवलपमेंट हुआ है। नहीं, जैसे आपने अभी डामोर साहब का बोला है, तो ये तो अपन देखते हैं कि जो शिक्षित परिवार रहता है वही जो आरक्षण जो संविधान में दिया है उसका वही लाभ लेंगे, क्योंकि निचले लेवल तक तो शिक्षा जा ही नहीं पाती है ना। तो कहीं ना कहीं इसका जो जिम्मेदार है वो आप किसको मानते हैं? नेता या जो समाज में लोग काम करते हैं उनको? सीधे सीधे तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन जो लोग करते हैं, नेता मतलब जो चुन कर जाते हैं, वो जिम्मेवार है। उनको सब देखना चाहिए ना कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में कौन कौन लोग हैं, कौन कितने गरीब हैं, सबके लिए उन्हें काम करना चाहिए। तो सीधे तौर पर रिप्रेजेंटेटिव लोग, प्रतिनिधि लोग जो चुन कर जाते हैं जीत करके, वो जिम्मेवार हैं। और पॉलिसी मेकर्स लोग भी जिम्मेवार हैं, उनको भी पॉलिसी बनाना चाहिए जनता के हित में। सब सारे लोग जिम्मेवार हैं। कांतिलाल भूरिया 2 लाख से जीत का दावा कर रहे हैं। कांतिलाल भूरिया 2 लाख का जीत का दावा कर रहा था, इसका ठीक उल्टा कर दीजिएगा, 2 लाख से हार भी सकते हैं वो। अच्छा, तो जयेश 2 लाख से जीतेगा? जयेश कांटे की टक्कर में है कांग्रेस के। जीत की कितनी उम्मीद? जीत की पूरी उम्मीद है। तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि 2 लाख फिर जयेश के मान लिए जाएंगे, कांतिलाल के? हम कांग्रेस को कांटे की टक्कर मान रहे हैं। अच्छा। तो जय 2 लाख का मार्जिन मैं नहीं बता सकता हूँ, वो बताया तो उनकी अलग बात है। अच्छा, बीजेपी तो कह रही है कि हम कांग्रेस को टक्कर में मान। देखो, इनकी सबकी अपनी अपनी वो है, कॉन्फिडेंस है। अब पता चली गया बीजेपी का विधानसभा के अंदर में कितना कुछ कह रहे थे। अच्छा, आप माही से मथुआर तक जो कार्यकर्ता हैं उसकी एक बड़ी पैनल लगभग कितने की होगी जो आपको सपोर्ट करेगी? अभी किसी भी चुनाव को लड़ना कार्यकर्ता के बाद आर्थिक, जैसे अभी बेगूसराय में कन्हैया कुमार जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने आर्थिक जो सपोर्ट नहीं मिला था तो उन्होंने लोगों से एक अपील करी थी कि मुझे सपोर्ट करें, और बड़ी संख्या में चंदा उनको मिला है ना। तो जयेश भी ऐसा कुछ करेगा क्या, ऐसा प्लानिंग? क्योंकि आर्थिक रूप के बिना तो किसी चुनाव को बिल्कुल बिल्कुल समाज के हर वर्ग से हम लोग अपील करेंगे, तो चंदा में 1-1 रुपया घर घर तक लेने जाएंगे। ऐसा नहीं कि जयेश मतलब केवल आदिवासी लोग ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स है और इसके अंदर हम लोग मान लो कि हम जीत करके जाते हैं तो सारे लोगों के हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हम लोग सारे लोगों के पास में जाएंगे, हर वर्ग के व्यक्ति के पास में जाएंगे। हम शिक्षा का हमारे पास में प्राथमिक मुद्दा है, शिक्षा है। और क्षेत्र के अंदर में इतने सारे लोग रहते हैं, अस्पतालों के अंदर में डॉक्टर्स नहीं हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, ठीक से संचालन नहीं है, तो सारे एक आम आदमी से जुड़े हुए हर मुद्दे को हम टच करना चाह रहे हैं। और जब 5वीं अनुसूची के लेकर हम लोग खड़े हुए हैं, तो वो हमारा आधार है जिसके ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं। अब खड़े होने के बाद में हम जितना कुछ कर सकते उतना करेंगे। हर वर्ग के लिए हम लोग काम करेंगे। समाज के शिक्षा के ऊपर हमें मेन फोकस करेंगे। शिक्षा अगर ठीक ठाक है तो फिर सारा सिस्टम ठीक ठाक चलेगा, पूरा समाज ठीक चलेगा। अच्छा, कांग्रेस के अलावा जी हैं जो विधायक भी हैं, हाँ, तो ऐसा भी खबर आ रही है बीच बीच में कि कहीं ना कहीं टिकट या नामांकन के बात कुछ बातचीत होगी और जयेश को सिलेंडर किया जाएगा, ऐसी भी बातचीत चल रही है। कितनी सत्यता है इसमें? हमारे जो मुखिया हैं जयेश के, जो हेड ऑफ जयेश या फिर नेशनल कन्वीनर कह देंगे उनको, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जयेश को हमने पकड़ करके और बांध नहीं रखा है। जयेश इज़ नॉट अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी और इट इज़ नॉट रजिस्टर्ड एन ऑर्गेनाइजेशन एज एन सोसाइटी। तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया जिसकी मर्जी वो उधर जाएगा, सीधी सी बात है। तो जयेश को कौन सरेंडर करा पाएगा? कोई भी सरेंडर नहीं करा पाएगा, अलावा जी भी सरेंडर नहीं करा पाएंगे। मतलब चुनाव में बिल्कुल चुनाव में उतरे हैं मैदान में और डटकर और जीतेंगे। और जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है, 2 लाख वाले हैं या फिर जो भी इनको पता चल जाएगा 23 तारीख की रात को। एजुकेशन प्लान जो झाबुआ जिले का है,
इसको लेके आप क्या भी सोचते हैं? मैं हम लोग जहाँ पर भी हम लोग अपनी बात रखते हैं सार्वजनिक मंच पर, हम स्पष्ट कह रहे हैं कि हम पूरे देश के अंदर में एक समान शिक्षा होनी चाहिए, इस पर फोकस कर रहे हैं। सरकारी स्कूल के अंदर में सारे स्कूलों में NCERT पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल इसके हम पक्षधर हैं। हम लंबे समय से डिमांड भी कर रहे हैं, फिर भी सरकार कहती है कि हमने चालू कर दी वो एक आध इक्की दुक्की किताब, जैसे कि मान लो हिंदी पढ़ा रहे हैं NCERT की, कंपटीशन एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं। मैथ्स कर रहे हैं, मैथ्स लागू कर रहे हैं NCERT की सरकारी स्कूल के अंदर में, MP केस में मैथ्स भी ज़्यादा वो नहीं फ़ायदा। आपको सोशल साइंस NCERT पढ़ाइए स्कूल के अंदर में, साइंस NCERT पढ़ाइए। तो हम लोग NCERT सबसे पहले तो हम सिलेबस चाहते हैं कि ये हमें पढ़ाओ, उसके बाद फिर हम लोग कहेंगे कि ये जो फैकल्टी है, मतलब स्कूल के अंदर में टीचर जितने होने चाहिए उस टीचर को भर्ती करने में हम लोग काम करेंगे, और स्कूलों के अंदर में संचालन ठीक ठीक से हो। मतलब मैं क्या बताऊँ, हम लोग जब जाके देखते हैं तो किसी स्कूल के अंदर में 80 बच्चे हैं 10th के, उसमें 8 बच्चों की भी फेयर कॉपी नहीं बनती है, 8 बच्चों के कॉपीज़ के अंदर में क्वेश्चन आंसर नहीं है। इतनी मतलब कि घटिया पढ़ाई हो चुकी है। तो हम लोग एजुकेशन में क्वालिटी पर फोकस करेंगे। अभी जो ये किसान कर्ज माफ़ी हुई है, जिसमें पहले कहा 22 लाख किसानों का कर्जा माफ़ होगा, फिर कहा कि लगभग किसानों का, अभी इसमें मैसेज आए हैं जब आचार संहिता नहीं लगी तो अभी क्या आपका कर्जा आचार संहिता के बाद माफ़ होगा। अच्छा, इसमें एक और बात उभर के जो आ रही है वो ये है कि किसान का जो कर्ज माफ़ होगा उसमें कुछ सोसाइटियाँ जो है वो 50% माफ़ करेगी और 50% सरकार माफ़ करेगी। तो ये क्या ऐसा अंतर्भेद नहीं? बड़ा अच्छा सवाल किया है, थोड़ा उलझन भरा सवाल है और अलग अलग डायरेक्शन वाला सवाल है, अलग अलग डायमेंशन वाला। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि केवल वोटर्स है यहाँ पर लगभग 18 लाख। 18 लाख में से अगर केवल 18,000 किसान पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में, कांग्रेस के लोग मुझे कह दे कि 18 लाख लोगों का कर्जा माफ़ हुआ, मैं उसके अंदर में कन्फर्म कर रहा हूँ हकीकत में माफ़ हुआ, रियल माफ़ हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये 18,000 भी किसानों के कर्जा माफ़ हो गया होगा तो फिर मैं मेरी उम्मीदवारी पर पुनः विचार कर लूँगा। नहीं, जैसे अभी एक मामला आया था, काली देवी का मामला है। हाँ, उसमें एक जो किसान है उसको कमलनाथ जी का एक प्रमाण पत्र है, दूसरे हाथ में उसको बैंक ने नोटिस भी दे रखा है 76,000, उसका कर्ज 2 लाख रुपए से कम का है, लेकिन माफ उसके बहुत कम हुए हैं और 76,000 वसूली का नोटिस है उसको। दशकों से ये बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। लोगों को हम घूम घूम के जागरूक कर रहे हैं। जयस मतलब कि जय आदिवासी युवा शक्ति, पढ़ा लिखा थोड़ा समझदार व्यक्ति, तो हर घर के अंदर में जयस का व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब बेवकूफ़ नहीं बन पाएंगे। और कांतिलाल जी भूरिया ने आदिवासियों का भरपूर उपयोग किया, मतलब मिसयूज किया। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने भी जयस का मिसयूज़ किया है चुनावों में, विधानसभा में, उसी प्रकार कांतिलाल जी भूरिया ने अपने ही कम्युनिटी के लोगों का मिसयूज़ किया। अगर ये मिसयूज़ नहीं करते तो आज हालात ठीक होते, लोगों के पास पहनने को अच्छे कपड़े होते, हर व्यक्ति के घर में पढ़े लिखे लोग होते, इक्का दुक्का व्यक्ति हर घर में नौकरी पर होता। ये जो विधानसभा मिसयूज किया है, इसका परिणाम लोकसभा में बिल्कुल श्योर है। पहला हमें दिखाई वही दे रहा है कि कांग्रेस, हम पहला हमला उसी पर करना चाह रहे हैं। अब बीजेपी भी है, लेकिन हम इसको रेस में मान नहीं रहे हैं बीजेपी को। ये ट्राइबल डोमिनेटेड है और इसलिए हम नहीं मान रहे बीजेपी को। बीजेपी तीसरे पे मान रहे हैं हम। देखिए, ये थे कमलेश्वर जी डोडिया। तो साफ है जयस इस बार भाजपा और कांग्रेस को चुनौती देगा, लेकिन जयस का मुख्य चुनाव जो लड़ा जाना है वो माना जा रहा है कि कांग्रेस और जयस के बीच ही मुकाबला है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइव कीजिए और WhatsApp पर भी हमसे बने रह सकते हैं। धन्यवाद।